हाँ जी, आज आपका बच्चों सेकंड बुक जो है उसका स्टार्ट हो रहा है। पहली बुक थी आपकी बायोकेमिस्ट्री और सेकंड बुक है आपकी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो आपका जो पेपर आएगा वो इन दोनों को कंबाइन करके आएगा, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी जो है ये दोनों डिफरेंट जो है वो फील्ड्स हैं, दोनों का अपना अपना स्कोप है और दोनों में आप डिफरेंट चीजों को स्टडी करते हो। बायोकेमिस्ट्री में हम बायोलॉजिकल लिहाज से थोड़ा सा अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स को और मैकेनिज्म्स को पढ़ते थे, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ना वर्ल्ड में, बेशक वो जितने जितने भी छोटे साइज के हों या जितने भी बड़े साइज के हों, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, हवा में हो, चाहे वो बॉडी के अंदर हो, चाहे वो लैब्स में पाए जाएं, उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी का, बहुत इजी सा इसका इंट्रोडक्शन है और थोड़ा सा हम इसके एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि है बैक्टीरिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है 2 वर्ड्स पे ये कंसिस्ट है और दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। एक है वर्ड माइक्रोन, मतलब माइक्रोबायोलॉजी है ना, तो एक हो गया माइक्रोन और एक हो गया बायोलॉजी। तो माइक्रोन का मतलब होता है स्मॉल, छोटा, मतलब अगर छोटी चीज की बात की जाए। और बायोलॉजिया का मतलब है कि स्टडिंग लाइफ, यानी जब हम जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो माइक्रोबायोलॉजी है वो है, अगर आप स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को स्टडी करोगे तो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा क्या होता है कि इस माइक्रोबायोलॉजी में आप सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं स्टडी करते, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज है कि वो कहाँ बनते हैं, क्या सोर्स उनको जिंदा रखता है, वो क्या मतलब उनकी क्या डाइट होती है, वो कहाँ रहते हैं, वो बाहर आउटसाइड द बॉडी रहते हैं या इनसाइड द बॉडी रहते हैं, फिर उनका लाइफ टाइम, उनका लाइफ स्पैन कितना होता है कि वो कितने टाइम तक रह सकते हैं, किस टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जिंदा रखते हैं, इन सब को स्टडी करना। उनकी शेप क्या है, उनकी उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, आया वो सिंगल सेल की फॉर्म में पाए जाते हैं या वो ग्रुप्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, वो प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनेलिज में आते हैं या यूकेरियोटिक ऑर्गेनेलिज में आते हैं, इन सब चीजों को पढ़ना इज ऑल अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी जो है ना ये बेसिकली आपको नेचर से आगाही भी देती है। नेचर से आगाही का मतलब ये है कि आप जितना जितना माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ते हो उतना उतना आपको ये बात क्लियर होती जाती है कि नेचर में कितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्रेड हैं और वो हमारी बेनिफिट के लिए कितनी जगहों पर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यानी अब हम ये भी कह सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो स्ट्रक्चर से, रिप्रोडक्टिव, फिजियोलॉजी मतलब कि बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करना, मेटाबॉलिज्म और आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसके अलावा आप नेचर और नेचर का रिलेशनशिप देखते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, और आप देखते हो कि किस तरह से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इंसान की बेनिफिट के लिए काम करती हैं। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम ब्रॉडली देखें तो डेफिनेशन क्या है कि ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी ऐसी ब्रांच है जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम इंसानी बॉडी पर यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर कितना असरअंदाज होते हैं इसके बारे में पढ़ते हो। ठीक है, तो जो माइक्रोबायोलॉजी है वो मजमुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी का और वो किस तरह से रिलेट करती है हमारे साथ, इसका मजमुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ गई टर्म माइक्रोब। तो माइक्रोब क्या होती है, वो टाइनी क्रिएचर्स, यानी जो हम कह रहे हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या हम बोल रहे हैं कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, तो ये बेसिकली माइक्रोब्स हैं। ठीक है, तो ये इतने टाइनी होते हैं कि आप जो है इसको, इतने स्मॉल होते हैं कि आप इसको नेकेड आई से यानी आम आंख से नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को विजुलाइज करने के लिए। और इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस आते हैं, आर्किया आते हैं, फंजाई आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं और रिकेटेसिया आते हैं। ठीक है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप आम आंख से नहीं देख सकते, ये सारे जो है माइक्रोबायोलॉजी में इंक्लूड हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, हाँ जी, इसके इंट्रोडक्शन में क्या है कि
अच्छा, अब कुछ ऐसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत एंशियंट टाइम्स में, यानी एंशियंट टाइम्स का मतलब ये है कि बहुत पहले जो है ये हिस्ट्री में पाए गए थे। और कहाँ पाए गए थे, यानी जब प्रॉपरली जमीन यानी अर्थ नहीं बनाई गई थी, अर्थ नहीं बनी थी, जमीन प्रॉपर नहीं थी, और जैसे लैंड एरिया होता है वो प्रॉपर नहीं बना हुआ था, तो उस वक्त में सुपर हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं ना, यानी जो गर्म इलाके थे जहां से लावा निकलता था और ये अर्थक्वेक वगैरह कॉज होते थे, एसिडिक इन्वायरमेंट होता था, क्योंकि वहां पर कोई चीज भी जो है वो मतलब लाइफ ही वहां पर मौजूद नहीं थी, तो वहां पर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत एंशियंट यानी बहुत पुराने पाए जाते थे, जिनको हम आर्कियोबैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, आर्कियोबैक्टीरिया, ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि सबसे ज्यादा एंशियंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन थे, तो आपने आर्कियोबैक्टीरिया पे टिक करना है, यानी ये वो बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया की किस्म है जो सबसे पहले पाए जाते थे जब वीरानी थी, यानी जब बिल्कुल लैंड जो है वो बना नहीं हुआ था, लैंड क्लियर नहीं हुआ था, उस वक्त में भी ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे। इसके अलावा अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें तो अभी हिस्ट्री में ईयर्स लिखे हुए हैं, साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं और उनकी डिस्कवरी लिखी हुई है। तो 1665 में, मतलब बहुत पहले की बात है, 1665 में रॉबर्ट हुक जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, उसने उसने बताया था कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनको स्टडी करने के लिए एक डिवाइस होती है, यानी उसने उसका नाम दिया था कि उस डिवाइस का नाम है माइक्रोस्कोप। यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बाद में दुनिया में पाए जाएंगे जिनको आप आम आंख से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। लेकिन उसने क्या किया था, उसने माइक्रोस्कोप का नाम बताया था और इसके यूजेस बताए थे, यानी इसके बेनिफिट्स बताए थे, बट वो इसको इन्वेंट नहीं कर पाया था। ठीक है, इसके अलावा उसने क्या किया था, उसने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था। कोर का मतलब है टुकड़ा। मैंने अभी ये कोर्क जो है वो ढूंढा भी था, मैं आपको दिखाती हूँ कि कोर्क किसको कहते हैं। ये देखो, जैसे ये बना हुआ है ना, यानी ये जो कोर का पीस है, छोटे छोटे से पीस बने हुए हैं, और इनके अंदर ये देखो रॉबर्ट हुक ने किस तरह से उनको जो है डिटेल में उनको सेल्स को जो है, यानी उसने कहा था कि अगर ये कोर्क जो है ना, उसको काटे ना, काटने के बाद अगर उसके अंदर देखें तो उसके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। तो वो जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, उसने उनको नाम दिया कि ये क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, जिसको हम खुलिये बोलते हैं। ठीक है, यानी कोर्क अगर एक छोटा सा मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। ठीक है, और उसने इन कंपार्टमेंट्स को नाम दे दिया कि ये क्या होते हैं, ये सेल्स होते हैं, यानी हर एक कंपार्टमेंट जो है वो एक सेल है। ठीक हो गया, तो ये डिफरेंट सारे सेल्स होते हैं। इसके अलावा इसके बाद क्या होता है, यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने, उसने क्या किया कि द डिस्कवरीज ऑफ हुक एंड अदर साइंटिस्ट शोड दैट माइक्रोस्कोप इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। उन्होंने क्या फिर बताया कि ये जो माइक्रोस्कोप है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिससे आप लाइफ के बारे में स्टडी कर सकते हो। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया 1670 में, जिसका नाम क्या था, लीवन हुक। उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्क्रिप्शन दी और उसने क्या किया, उसने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप का मतलब ये है कि ऐसा माइक्रोस्कोप जिसके अंदर सिंगल लेंस यूज होता है। अब तो खैर बहुत ही ज्यादा मतलब मॉडर्न और कह लो कि इतने जदीद जो है वो माइक्रोस्कोप आ चुके हैं जिसमें एट अ टाइम काफी सारे लेंस यूज हो जाते हैं। बट पहले जो रॉबर्ट हुक था उसने तो सिर्फ माइक्रोस्कोप का नाम बताया था, वो ये इसको इन्वेंट नहीं कर पाया था। तो ल्यूवन हुक जो था उसने माइक्रोस्कोप, सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। उसके बाद क्या हुआ, 1674 में ही कॉल्ड टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज एनिमल्क्यूल्स। ठीक है, उसने क्या किया, 1674 में उसने यही जो टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, उनको नाम दे दिया एनिमल्क्यूल्स का। यानी एनिमल्क्यूल्स का मतलब ये है कि जानवरों की छोटी किस्म। और इसका, और दूसरी उसने उसके लिए टर्म बताई कि इसके लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टर्म भी यूज कर सकते हो। अच्छा, और इसके अलावा उसने ना स्ट्रक्चरल डिटेल्स यानी डिटेल बताई किसकी, प्रोटोजोआ की और पैरामीशियम की एंड अमीबा की। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। फिलहाल इसके अपने जहन में ये रखो कि जो लीवन हुक था उसने 1674 में प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, अमीबा के बारे में बताया, और इसके अलावा उसने इनके लिए टर्म यूज की एनिमल्क्यूल्स, और वो 1723 में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, यानी इस साइंटिस्ट की डेथ हो गई।
अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड में, ये तो हो गई हिस्ट्री। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कि अगर आप स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करो तो जैसे बायोकेमिस्ट्री है, एनाटमी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो हर एक फील्ड की अपनी अप्रोच है ना, हर एक फील्ड की अपनी एक कह लो कि अपनी एक उसकी पहचान है और उसका अपना स्कोप है। इसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजी का भी स्कोप है कि आपने डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हुए आपको पता चला है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सी, ये जो हमें जितने भी बीमारियां होती हैं, कोई छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो या कोई भी 1-2 दिन की बीमारी हो या ज्यादा लटकने वाली बीमारी हो, ये सब बीमारियां जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होती हैं कि ये हमारी बॉडी में रिजाइड कर जाते हैं, यानी एंटर हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में डिजीज हो जाती है। तो इसलिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी ने साइंटिस्ट को ये हेल्प की कि वो वैक्सीन की डिस्कवरी और इसके अलावा जो है वो क्योर की तरफ आ सकें। यानी जब वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो उनको अंदाजा होगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारी बॉडी में किस किस किस्म की डिजीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया बताया सबसे पहले कि अगर आप माइक्रो बायोलॉजी में एलजी को स्टडी करते हो, बैक्टीरिया को स्टडी करते हो, एरिकिटेसिया को स्टडी करते हो, प्रोटोजोआ को स्टडी करते हो, फंजाई को करो, यीस्ट को करो या वायरसेस को करो, ये सारी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी ही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर ये मतलब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनको यूज कर रहे हो ना, तो इनको हार्मलेस होना चाहिए, यानी आपकी बॉडी में कोई नुकसान ना पहुंचाए और आपको यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो आपको पैदा करके दें, जिनको आप यूज करो और अपनी लाइफ को बेहतर बना सको। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि मतलब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये ह्यूमन की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो कैसे अफेक्ट करते हैं? जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी बेनिफिशियल के लिए यूज हो जाते हैं, और जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि जो फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस है ना, यानी फ्रूट जूस किस फ्रूट्स के जूस जो है वो विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटर्स आपको मिले, या जो मिल्क का खट्टा होना होता है, यानी मिल्क अगर सोर हो रहा है, तो ये सारे नेचुरल फिनोमिना हैं जो इंसान ने 19th सेंचुरी के बाद जो है तकरीबन डिस्कवर किए हैं, और उसने उन्होंने ये बात देखी है कि जो यीस्ट या बैक्टीरिया, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू कैसे शुगर्स और अल्कोहल्स एसिड्स प्रोड्यूस कर, जो कि शुगर प्रोडक्शन या अल्कोहल प्रोडक्शन कर रहे हैं, एसिडिक प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी और उनके बिहेवियर, उनकी प्रोडक्शन को स्टडी करना भी माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, यानी जहां पर दवाइयां बनती हैं, उनमें भी माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व है कि जब माइक्रोब आपकी बॉडी में अटैक करता है तो आपकी बॉडी को उससे डिजीज होती है, उसके बाद साइंटिस्ट जो है उसको पढ़ते हैं और उसके बाद उसकी दवाई बनाते हैं, उसकी मेडिसिन बनाते हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बनती है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है माइक्रोबायोलॉजी जो है वो स्टीराइल प्रोडक्ट को भी मेक श्योर करती है। स्टीराइल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आप जितनी ज्यादा अच्छी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे ना, आपको उतना ही पता होगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च करनी है ना, तो वो स्टीराइल हो। स्टीराइल का मतलब है बिल्कुल साफ सुथरी, जिसमें कंटेमिनेशन ना हो। तो आप इस तरह से चीजों को स्टेलाइज करने के भी बहुत सारे मेथड जो है वो पढ़ लेते हो। ठीक हो गया। इसके अलावा क्या उन्होंने लिखा हुआ है? अच्छा, इसके अलावा ये है कि जब भी आप कोई मतलब आपको किसी डिजीज के बारे में पता चल रहा है और आप उसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हेल्प लेकर आप उसकी ड्रग डेवलपमेंट पाथवे को स्टडी कर रहे हो और ड्रग डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आपको उससे पहले सब कुछ पता होना चाहिए कि उस माइक्रोब का बॉडी में अगर नुकसान है तो किस हद तक नुकसान है, या अगर वो माइक्रोब जो है बॉडी में 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए रहता है तो वो क्या डिजीज कॉज कर सकता है। तो इसको, इस सारे रिजल्ट को इंटरप्रेट करना भी बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी में ही आता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि आप वो मेडिसिन बना रहे हो जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ जो है लड़ रहे हैं। तो पैथोजेनिक होता है वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं। सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉजिंग नहीं होते। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपकी बॉडी में सिर्फ एंटर होते हैं और बॉडी के होस्ट को यूज करते हैं और सारी जिंदगी वहां पर रहते हैं, जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो आते ही जो है वो साथ ही जो है ना वो अपना काम
हाँ जी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस तरह के होते हैं कि मतलब सारे के सारे आपकी बेनिफिट के लिए नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। तो उनसे ऑब्वियसली आपको बचना है, और अगर आपको उनसे बचना है तो उनके अगेंस्ट आपको मेडिसिन बनानी पड़ेगी, जिससे जो है आपको बीमारी ना हो सके, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप जो है अब मतलब अब जहां जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, तो आप उनकी डिसइंफेक्शन करते हो। डिसइंफेक्शन का मतलब ये है कि इन्फेक्शन को किल करना, यानी आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटीसेप्टिक्स को यूज करते हुए, एंटीसेप्टिक्स सेप्टिक्स का मतलब ये है जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करें। तो आप उनको यूज करके जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो है वो अच्छी अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च की जाती हैं, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को राइट वे में यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि कुछ इस तरह के इंजेक्शंस बनाए गए हैं जो आपकी बॉडी में पायरोजेंस को रिलीज करते हैं। पायरोजेंस कैसे सब्सटेंसेस होते हैं? पायरोजेंस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब जब ये पायरोजेंस आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो फिर आप जो है डिफरेंट दवाइयां खाकर चेक करते हो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए कौन सी दवाई जो है वो बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि स्टीराइल मेडिसिन के आप अगर आप मतलब अगर आपने मेडिकल मेडिसिन बनाई है तो आपने उसको स्टीराइज का मतलब ये कि साफ सुथरा, कंटेमिनेंट फ्री कैसे करना है कि आप, हाँ, कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो ना तो उसको आप प्रॉपरली कंटेनर में पैक करो और उसको स्टेरिलाइज करो, किसके साथ? हीट के साथ, रेडिएशंस के साथ, यानी ये जो रेडियो वेव्स होती हैं यानी रेडिएशंस होती हैं, और इस तरह के दूसरे तरीकों के साथ आप सबसे पहले क्या करो कि उस प्रोडक्ट को साफ सुथरा करो। इसके अलावा क्या है, अच्छा, इसके अलावा ये है कि आप कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कमर्शियली प्रिपेयर करवा लो, ताकि जो है वो अंडर नॉर्मल कंडीशंस जो है वो अपना टास्क परफॉर्म कर सके। और ये जो आर्टिफिशियल होंगे ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये आपकी बॉडी के लिए अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो ये भी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप में ही आता है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है कि माइक्रोबायोलॉजी को फ्यूचर में देखना हो तो आप वैक्सीनेशन की डिस्कवरी पे काम हो रहा है, विटामिन इस तरह के बनाए जा रहे हैं जो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप क्या कर रहे हो, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमंस के बॉन्ड की केमिस्ट्री जो है डिस्कस कर रहे हो, ताकि आपको पता चले कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, क्या आपने सुना होगा कि स्पेस में भी ट्रेवल हुआ है, और मरकरी, वीनस, अर्थ, हाँ मार्स जो है, अर्थ के बाद ये मार्स आता है जो प्लेनेट है, उस पे भी उधर जाकर भी जो है ना स्पेस ट्रेवलिंग के बाद जो है ना सब्जी उगाने की कोशिश की गई है, यानी इस तरह की चीजें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए करने की कोशिश की जाती रही है, सिर्फ साइन ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए, साइन ऑफ लाइफ क्रिएट करने के लिए। तो ये सारे माइक्रोबायोलॉजी के बेनिफिट हैं। इसके अलावा उन्होंने वेजिटेबल्स को सेव किया है। नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर किसी माइक्रोबायोलॉजी के खिलाफ आप चाहते हो ना कि आपकी बॉडी फाइट करे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल हल ये है कि जो फिजिशियन है ना यानी जो डॉक्टर है, उसने अच्छे तरीके से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ा हो, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ा हो, तभी वो बता सकता है कि कौन सी ट्रीटमेंट आप मतलब अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि आप फंगस की मेडिसिन खाई जाओ या आप वायरस की मेडिसिन खाई जाओ। तो आपको करेक्ट उस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि आपकी बॉडी में बेसिकली अटैक किस चीज का हुआ है, बैक्टीरिया का हुआ है, फंगस का हुआ है, फिर आप वही एग्जैक्ट मेडिसिन खाओ, ठीक है। इसके अलावा जो जियोलॉजिस्ट है ना, जियोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, जियोलॉजिस्ट जो है वो ऐसे जमीन के टुकड़े, ऐसे लैंड पीसेस ऑफ लैंड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें पुराने वक्त के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पाए जाते हैं, और वो उसके अंदर क्या कर रहे हैं, ऑयल जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आपको पता है कि ये जो सऊदी अरब है, ये क्यों अपने आप को इतनी बड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग और पावर समझता है? इस वजह से समझता है क्योंकि उधर कहते हैं कि तेल के कुएं हैं, यानी उन्होंने नेचुरल वे में जमीन को खुदवा के वहां से ऑयल निकाले हुए हैं। और बेसिकली ये जो मतलब इस तरह के इलाके होते हैं ना, यानी जहां पर जो जियोलॉजिस्ट के लिए जो है वो फेवरेबल है, तो उनमें क्या होता है कि उनमें
ऑयल प्रोडक्शन ही होती है, यानी मादरियात अंदर से निकलती होती हैं, ठीक है। अब जो पहला ये हो गया इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने माइक्रोबायोलॉजी का पढ़ लिया कि जी वो डिजीज की क्योर में भी इन्वॉल्व है, ड्रग की डिस्कवरी में भी इन्वॉल्व है, और इसके अलावा जियोलॉजिस्ट के फिजिशियन की जो है हेल्प करता है। तो अब हमने पहला, यानी ये हमारा सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 हमने कर लिया, इंट्रोडक्शन स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। चैप्टर 2 है बैक्टीरिया। अब हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है कि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और वो किस फॉर्म में पाई जाती हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया को जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था ल्यूवन वैन हुक ने 1673 में, और उसने डिस्कवर करते ही इस जानवर को, यानी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया का नाम नहीं दिया, बल्कि उसने नाम दिया लिटिल एनिमल का, ठीक है। अब लिटिल एनिमल जो है वो तो बहुत सारे से छोटे एनिमल होते हैं, तो लिटिल एनिमल कोई पहचान नहीं है, बट क्योंकि सिर्फ उस वक्त बैक्टीरिया ही डिस्कवर हो सका था, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उसने उनका नाम रख दिया लिटिल एनिमल। उसके बाद 1773 में एक डैनिश का साइंटिस्ट आया जिसको हम कहते हैं फ्रेडरिक मिलर। उसने क्या किया, उसने इन बैक्टीरियाज को बेसिलाई का नाम दिया, और मतलब उसने उनको एक पहचान दी। और उसके बाद क्या है कि 1850 में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट कैसिमीर बेवाइन नेम देम बैक्टीरिया, उसने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बैक्टीरिया का नाम दे दिया, जिसको ल्यूवन बेसिलाई कहता था ना, उसने उन मतलब कुछ हाँ, एक साइंटिस्ट इस तरह का था कि उसने इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेसिला कहने के बजाय बैक्टीरिया का नाम दे दिया, ठीक है। अब अगर हम बैक्टीरिया को डिस्कस करें या बैक्टीरिया की स्टडी करें, हाँ जी, अब तो काफी स्टूडेंट्स हो गए हैं। अगर हम बैक्टीरिया को स्टडी करें तो इसकी डिस्कवरी में क्या है कि बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवन वैन हुक इन 1673। ये हमें पता चल चुका है कि 1673 में बैक्टीरिया को डिस्कवर किया गया था। और नहीं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, हमने यहाँ बैक्टीरिया से पढ़ना है कि बैक्टीरिया की सेलुलर, यानी सिर्फ एक सेल के ऊपर मुश्तमिल, यानी इतना छोटा है कि वो सिर्फ, हमारी बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी है। तो बैक्टीरिया जो है वो इतना छोटा है कि हम उसको यूनिसेलुलर का नाम दे रहे हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, प्रोक्रियोटिक है। प्रोक्रियोटिक का मतलब ये है कि ये प्रोक्रियोटिक सेल है, इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। लिखा हुआ है कि लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ये ऑर्गेनेलिज भी इसके इर्द गिर्द नहीं होती हैं। तो बैक्टीरिया जो है ना वो बेसिकली प्रोकैरियोट्स के सबसे सबसे पुराना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यानी अगर आपको पता चले ना कि सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे डिस्कवर हुआ था, तो आपके फौरन जहन में आना चाहिए कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, और ये सबसे पुराना सेल है, ठीक है। यानी ये सबसे पुराना जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नीचे उसकी फिगर बनाई हुई है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये साइटोप्लाज्म है, और सेंटर में न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड में डीएनए आरएनए होते हैं, और वो भी बिखरा पड़ा है सारा, ठीक है। इसके अलावा ये फ्लैजेला है। फ्लैजेला जो है वो एक रोप लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे टेल होती है ना किसी भी एनिमल की, तो ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे आउटर लेयर है ना, उसको उन्होंने कैप्सूल का नाम दिया है, यानी वो कैप्सूल है, ठीक है। उससे इंटरनल साइड देखी जाए तो वहां पर सेल वॉल आ जाती है। इसके अलावा क्या है कि ये जो ये वाली है, यानी ये वाली जो इनलेट है या आउटलेट है, वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स के लिए है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि फॉरेन प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं। इसके अलावा पिल्लाए है, पिल्लाए जो है वो अटैचमेंट का काम करती है। तो ये जो पतले पतले हेयर लाइक प्रोजेक्शन है ना, यानी ये जो ऐसे निकली हुई है, ये बेसिकली क्या है, ये पिलाए हैं। तो ये यहाँ पर आपकी बैक्टीरिया की जो है ना फिगर फिनिश हो जाती है। तो बैक्टीरिया के कौन कौन से जो है ना वो स्पेशल एलिमेंट पाए जाते हैं। तो अब बैक्टीरिया जो है ना वो, जब उसको आप अंडर ब्राइट फील्ड या अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखो ना, तो उसकी जो है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। सॉरी 3 नहीं 4 तरह का। क्या क्या है, कोकस, कोकस का मतलब है स्फेरिकल राउंड लाइक। उसके बाद आता है बेसिलस, यानी रॉड, रॉड लाइक, रॉड जैसे होता है ना उस शेप का। और उसके बाद आता है स्पाइरलम, स्पाइरल शेप का होता है, यानी जैसे स्प्रिंग होता है ना उस शेप का होता है। और इसके बाद आता है फिलामेंटस, फिलामेंटस का मतलब ये कि वो वाले बैक्टीरिया जो जुमगट्टा बना के रखेंगे। तो आप ये देखो कि कोकाए जो है वो गोल सेल्स हैं,
आपस में अटैच है। बेसिलस जो है वो लंबाई के रुख में है, ठीक है, रॉड शेप है। और इसके अलावा जो है वो स्पाइरिला जो है वो तो है ही स्पाइरल शेप का, ठीक है। तो अगर हम इनमें से एक एक को डिस्कस करें तो बेसिला जो है जिसको हम कह रहे थे कि वो रॉड शेप का होता है, तो वो एज सजेस्टेड बाय मलर द रोड इज नोन एज बेसिलस। तो मलर जो साइंटिस्ट था उसने इन रॉड्स को नाम दे दिया कि ये बेसिकली बेसिलस होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी वेरियस स्पीशीज में ये रॉड शेप बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इनकी लेंथ होती है 20 माइक्रोन मीटर। और इनकी जो छोटाई है ना, यानी कितने छोटे हैं वो 0.5 माइक्रोन मीटर के हैं, यानी इनकी हाइट इतनी थोड़ी है, जबकि जो लेंथ है वो 20 माइक्रोन मीटर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आ जाती है कोकाए, जिसका मतलब ये है कि ये राउंड राउंड बॉटम राउंडेड, यानी ये बैक्टीरिया स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है। ये वर्ड निकला है कोकोस से, KOSS। इसका मतलब ये है कि बेरी, यानी किस, यानी जैसे बेरी होती है ना, गोल तरह की होती है, उसी तरीके से जो है ये कोकाई को उसने नाम दिया। और इसके अलावा उसने क्या कहा है कि ये इतना 0.5 माइक्रोन मीटर तक स्मॉल होता है, और इसका जो डायमीटर है यानी इसकी चौड़ाई जो है ना वो तकरीबन 1 माइक्रोन मीटर की है, ठीक है। अभी मैं आपको फिगर दिखाती हूँ उन्होंने कैसे बताया हुआ है। अच्छा, अब ये है कि ये सिंगल सेल के तौर पे मुश्तमिल है, यानी अगर सिंगल सेल होगा ना तो उसको कोकाई कहेंगे, अगर दो सेल्स आपस में जुड़े होंगे तो उसको डिप्लोकोकाई कहेंगे, और अगर चेन ऑफ सेल्स हो ना, यानी ऐसे चेन है, उसको हम स्ट्रेप्टोकोकाई बोलेंगे। तो डिप्लोकोकाई का मतलब ये है कि अगर दो सेल्स जो हैं डिप्लोकोकस में कन्वर्ट हो जाए आफ्टर रिप्रोडक्शन, तो उसको हम बोलेंगे कि वो डिप्लोकोकाई। एग्जांपल में आ गया निसेरिया गोनोरिया, और इसके अलावा क्या है, निसेरिया मेनिनचाइडियस, ठीक है। ये सारे क्या है, ये इसके एग्जांपल्स हैं, और ये सारे क्या है, ये डिप्लोकोकाई जो है बैक्टीरियाज हैं। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस आ गया कि कोकाई जो कि चेन की फॉर्म में होंगे ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स, जो कि स्ट्रेप थ्रोट यानी थ्रोट का इन्फेक्शन करता है, गले का इन्फेक्शन करता है। इसके अलावा क्या है, इसकी एग्जांपल में आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स, जो कि टीथ को डिके करता है, ठीक है, यानी दांतों के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, जो कि क्या डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि यीस्ट बनाने में इन्वॉल्व है, ठीक हो गया। अब इसमें अगर आप देखो आइडेंटिफाई स्ट्रेप्टोकोकस, तो आप देखो इसमें चेन्स भी मौजूद हैं, इसमें क्लंपिंग भी मौजूद हुई है, यानी डिफरेंट तरीके से जो है ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है ये पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लास्ट स्टेफिलोकोकस। तो ये इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इरेगुलर शेप के होते हैं और क्लस्टर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। क्लस्टर्स का मतलब है जमघट्टे की फॉर्म में। इसके एग्जांपल में रहता है स्टेफिलोकोकस ओरियस, ठीक है, यानी स्टेफिलोकोकस ओरियस जो है वो ये ऑरियस जो है, एस ऑरियस जो है वो स्टेफिलोकोकस की उसमें है, एग्जांपल में से है, ठीक है। उसके बाद आता है स्पाइरल शेप, यानी ये वो वाले बैक्टीरियाज होंगे जो स्प्रिंग की तरह दिखते होंगे, स्पाइरल नेचर के होंगे, ठीक है। ये जो है ना रॉड्स भी कुछ बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि विब्रियो कॉलेरा ने कॉलेरा कॉज किया है, तो इसका मतलब यह है कि ये सारे जर्म्स इस वक्त एक्टिव हुए हैं, तो आपको कोरोना के अलावा इन सारे जो बैक्टीरियाज या वायरसेस हैं इनसे भी बचना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है उसकी फिगर है, आई थिंक ये जीन एसिड की ही है। तो उसमें आप देखो कि अलग अलग से थ्रेड पड़े हुए हैं और रिंग्स जो है वो बीच में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, स्पाइरिला का मैंने बता दिया था कि थिक होते हैं, रिजिड सेल वॉल होती है, और फ्लैजेला जो है ना, यानी इनकी ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी फ्लैजेला हेल्प करता है और ये वहां से अपनी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। और स्पाइरल्स के एग्जांपल में आ गया स्पाइरेलियम वॉलेटन, क्योंकि ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हर अपनी फेवर के लिए यूज कर रहा है, और हर डिपार्टमेंट में एचओडी अपनी ये जो स्पाइरिलम यानी जो ये हेलिकल शेप के जो स्पाइरल शेप के जो बैक्टीरियाज हैं, ये क्या करते हैं, यानी हेलिकल का मतलब होता है स्प्रिंग शेप, जैसे स्प्रिंग्स होते हैं ना, यानी किधर बेड बेड पे भी स्प्रिंग्स होते हैं, और साइकिल्स में यानी जो जो स्प्रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें स्पाइरिलम आते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये थिक होते हैं, यानी ये मतलब मोटे होते हैं, इनकी रिजिड सेल वॉल होती है, यानी सेल वॉल सख्त होती है, और इनके अंदर फ्लैजेला मौजूद होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक हो गया। उसके अलावा क्या है,
ये जो मतलब आपको फिगर दिख रही है ना, इसमें ये आप देखो कि स्पाइरिलम है, यानी डिफरेंट तरीके से बिखरे हुए हैं, डिफरेंट तरीके से ऐसे बिखरे हुए हैं, और कुछ ने ऐसे थोड़े थोड़े से क्लस्टर्स बनाए हुए हैं, और कुछ ने जो है थोड़े थोड़े सेपरेट करके मौजूद हैं। तो ये जो सारी कैटेगरी है ना, ये सारी मतलब ये स्प्रिंग की कैटेगरी में आती है। और आगे से उन्होंने बताया है कि ये जो स्पाइरल्स है ना, इनकी, एक सेकंड रुको, बच्चे अपना माइक, अपना माइक आप लोग अनम्यूट रखा करो ना। अच्छा, तो ये मैंने स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ना, ये मिस कर दिया है शायद। कोकाई पड़ा है, डिप्लोकोकाई यानी जिसमें 2 सेल्स कनेक्टेड है। स्ट्रेप्टोकोकाई होता है जिसमें चेन्स लाइक मौजूद होती हैं। जैसे ये देखो, ये सिंगल कोकस है, यानी सिंगल अगर सेल होगा तो उसको कोकस बोलेंगे, जब 2 सेल्स कनेक्टेड होंगे तो उसको हम डिप्लोकोकाई बोलेंगे। स्टेफेलोकोकाई अगर ज्यादा सारे चेन्स में अटैच होंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये जो ये इसको भी हम इसको हम स्टेफेलोकोकाई बोलेंगे, जिसमें इस तरह चेन मौजूद हैं, और जिसमें इस तरह करके सिंगल चेन बनी होगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर ये 8 की फॉर्म में होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और इसके पीछे 8 है, वो सारसीना होंगे, यानी गोलाई में हो और 8 सेल्स हों, उसको हम सारसीना बोलते हैं। और जो 4 सेल्स होते हैं उसको हम टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। ये आगे कोकाई की अरेंजमेंट्स। डिप्लोकोकाई की एग्जांपल मैंने बता दिया है कि 2 अगर आपके जो है सेल्स कनेक्ट होंगे, पेयर की फॉर्म में होंगे, तो उसको हम डिप्लोकोकाई बोलेंगे। इस एग्जांपल में आ गया निसेरिया गोनोरिया और निसेरिया मेनिनजाइटिस। इसके अलावा क्या है, मैं एक सेकंड अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट एक दफा ले लूं। इसके अलावा क्या आ जाते हैं, इसके अलावा रहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई जो चेन्स में मौजूद है। इसकी एग्जांपल में आ जाती है स्ट्रेप्टोकोकाई पायरोजीन्स, जो कि मैंने आपको ये पहले बताया है कि थ्रोट इन्फेक्शन कॉज करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो कि टीथ के डिके में इन्वॉल्व, यानी दांत खराब करते हैं। इसके अलावा रहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेफेलोकोकस, ये वो वाले कोकस हैं, यानी ये वो वाले राउंडेड बैक्टीरियाज हैं जो कि इरेगुलर शेप में मौजूद हैं और रैंडमली पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बनाए हुए हैं ग्रीन कलर के, कि इरेगुलर है, कोई प्रॉपर शेप नहीं है। इसकी एग्जांपल में आ जाता है स्टेफेलोकोकस ओरियस। उसके बाद आ जाते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया, जिसकी 3 फॉर्म्स हैं। विब्रियोस, विब्रियोस का मतलब ये है कि ये रॉड लाइक होते हैं, रॉड शेप्स के होते हैं, ठीक है। जिसकी एग्जांपल में आ गया विब्रियो कॉलेरा जो कि कॉलेरा डिजीज कॉज करती है। उसके बाद आ जाते हैं स्पाइरिला जो कि हेलिकल, ये अभी मैं बता रही थी कि हेलिकल शेप के होते हैं, थिक होते हैं, हेलिकल शेप के हैं, थिक है, और रिजिड इनकी सेल वॉल है, और इनके अंदर फ्लैजेला जो है वो अटैच होता है, जो कि मूवमेंट लिखा हुआ है कि असिस्ट करता है मूवमेंट में। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं स्पाइरेलियम वॉलेटन, ठीक है। ये जो सारे जो ये मतलब जो सारी एग्जांपल्स है ना, ये आपको बेसिकली सारी हैं याद करने के लिए, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन से डिप्लोकोकस है, कौन से स्ट्रेप्टोकोकस है, कौन से स्टेफेलोकोकस है, अगर स्पाइरल्स हैं तो उनकी कितनी फॉर्म्स मौजूद है, अगर स्टेफेलो है तो उसकी शेप क्या है। तो हम जो है अपना लेक्चर यहीं पर इसको स्टॉप कर देते हैं। हम पढ़ेंगे मतलब कल अगर आपका लेक्चर होगा तो हम पेज नंबर 16 से, जिसमें हमने सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया और बैक्टीरिया की सेल, अभी तो हमने पढ़ लिया ना उसकी शेप्स और स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि उसकी सेल वॉल कैसे दिखती है, यानी सेल वॉल किन इंग्रेडिएंट से मिलके बनी है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ तक रखते हैं। अब यहाँ तक आप लोग मुझे बताओ कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लो, और आप साले बच्चे आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।